इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का हर एक आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं या फिर लॉ कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से शुरुआत करने वाले हैं, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12, जिससे कई तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको क्वेश्चन के सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि फैक्ट की भी ज़रूरत होती है। तो फैक्ट और कंसेप्ट को मिला के कैसे एक बेस्ट आंसर राइटिंग करते हैं वो आपको मैं बताने वाली हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। 15 मिनट की इस क्लास को आप बहुत ध्यान से सुनिए, इन फैक्ट्स को और कंसेप्ट को मिक्स करके एक स्ट्रक्चर बनाइए और उसके बाद आप यकीन मानिए कि आर्टिकल 12 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उसको लिख सकते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि क्वेश्चन पूछे क्या जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के संदर्भ में दी गई राज्य की परिभाषा की विवेचना करें। तो यहाँ पर आपको राज्य की परिभाषा की पूरी डीपली विवेचना करना है। सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है, यहाँ आपको उसका विस्तारित रूप देना है, डेफिनेशन पूरा आपको विस्तार से बताना है। तो यहाँ पे जब भी हम ऐसा कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति भगवती मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से संजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करते हैं। तो न्यायमूर्ति भगवती के शब्दों में कहे गए मूल अधिकार के बारे में जो लाइन है, अगर ये लाइन लिख करके आप मौलिक अधिकार या आर्टिकल 12 की शुरुआत करते हैं तो शुरू में ही आप 2 नंबर आप अचीव कर लेते हैं। अब चलते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 को डिफाइन करिए कि इसमें राज्य की परिभाषा कैसे दी गई है। तो आर्टिकल 12 ये साफ साफ लिखता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के संदर्भ में राज्य का मतलब क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ आती हैं जिसको मिला के राज्य बनता है। तो पहले राज्य शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में कहा गया कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार तथा विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के अधीन नियंत्रण में सभी स्थानीय तथा अन्य प्राधिकारी हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस जो आता है क्वेश्चन में वो आता है अन्य प्राधिकारी से रिलेटेड। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला, भारत सरकार तथा भारत की संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन पार्लियामेंट। दूसरा, राज्य सरकार तथा राज्य की विधानसभा यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तीसरा, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज़। एंड चौथा, अन्य प्राधिकारी यानी अदर अथॉरिटीज़। ये आप एक चार्ट की तरह बना सकते हैं। अब इन चारों को आपको डीपली अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले भारत सरकार तथा राज्य की सरकारों में कौन आता है। तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि भारत सरकार तथा प्रत्येक राज्य की सरकार मौलिक अधिकार के उद्देश्य से राज्य मानी जाएगी। मतलब जो भी सरकार है, राज्य की भी जो सरकार है वो भी एक राज्य मानी जाएगी। और यदि सरकार किसी काम द्वारा अथवा उसके द्वारा बनाए गए किसी नियम द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर देता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी राज्य की सरकार कोई ऐसी नियम बनाती जिससे जनता का मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो जाए, ये तो सिंपल है। और दूसरा है संसद तथा राज्यों के विधानमंडल। यहाँ भारत की संसद और प्रत्येक राज्य का विधानमंडल आर्टिकल 12 के द्वारा राज्य घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि विधानमंडल भी क्या है, राज्य की तरह माना जाएगा। और यदि कोई ऐसा कानून बनता है जिससे जो ये विधानमंडल जो बनाते हैं उनसे किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो इसे फिर शून्य मान लिया जाएगा। सेम वही चीज़ जो आपने ऊपर के पॉइंट में लिखा वही नीचे के पॉइंट में भी है। मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ सब स्थानीय निकाय को समझना और अन्य प्राधिकारी को समझना। तो तीसरा पॉइंट जो है सभी स्थानीय निकाय, ये क्या है। तो आर्टिकल 12 में कहा गया स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकारी वो है जिन्हें विधि द्वारा, कानून द्वारा, उपविधि द्वारा, किसी आदेश द्वारा, किसी सूचना द्वारा निर्माण या जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, साथ ही साथ प्रवर्तित करने की भी शक्ति होती है। यदि किसी प्राधिकारी या निकाय को ऐसी शक्ति मिली हुई है तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय निकाय माने जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं, नगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ग्राम पंचायत है, कोई भी ट्रस्ट है और माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सब आता है। अब इसमें आपको कुछ केसेस लिखना ज़रूरी है स्थानीय प्राधिकारी के लिए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी, मोहम्मद यामीन बनाम टाउन एरिया कमेटी। अब इसमें क्या था कि शहर की नगर पालिका ने थोक विक्रेता पर एक निश्चित दर से बिक्री दर लगाया हुआ था
और नगरपालिका को एक ऐसा अधिकार भी प्राप्त था। फिर उच्चतम न्यायालय ने नगरपालिका को आर्टिकल 12 के तहत राज्य शब्द के अंतर्गत मान लिया और निर्णय दे दिया कि उसका कर लगाने का जो आदेश है ना वो गलत है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आर्टिकल 19(1)(6) में दिए गए मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए फिर क्या है, ऐसे केसेस लिखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जिससे कि आप प्रूफ कर सकिए कि ये स्थानीय प्राधिकारी में है या नहीं है। अब अन्य प्राधिकारी आते हैं। स्थानीय प्राधिकारी तो संविधान के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी को परिभाषित नहीं किया, तो सिर्फ इतना कहा गया है कि अन्य प्राधिकारी आर्टिकल 12 के अनुसार राज्य होंगे जो भारत राज्य के अधीन भीतर भारत सरकार के नियंत्रण में होंगे। अब भीमराव अंबेडकर के अनुसार ऐसे संस्थान अन्य प्राधिकारी पद के भीतर आएंगे जो विधि के निर्माण का काम करते हैं और जिनके विरुद्ध मौलिक अधिकार उपलब्ध है। अब अन्य प्राधिकारी के बारे में कुछ केसेस लिखना जरूरी है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1953 का मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई केस 1953 का, इसको लिखिएगा। दूसरा है उजम्मा बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस, ये लिख लीजिएगा। अब इन केसेस में क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड क्या है, तो अन्य प्राधिकारी में आता है। तो इसमें एक भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के बाद में, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न था कि क्या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अधीन राज्य था। बोर्ड किसी संविधि द्वारा गठित नहीं किया गया था और इसमें सरकार की कोई अंश पूंजी भी नहीं लगी हुई थी। सरकार द्वारा बोर्ड को कोई वित्तीय मदद नहीं दी गई थी, जबकि बोर्ड को क्रिकेट के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था। यदि कोई नियंत्रण था तो वो था विनिमयकारी प्रकृति का, जो कि इस प्रकार का अन्य निकायों पर लागू होता है। तो बोर्ड का सृजन सरकारी स्वामित्व के निगम के द्वारा नहीं हुआ था, तो ये एक स्वायत्त निकाय है, ये अन्य प्राधिकारी में नहीं आता है। और अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि चूंकि बोर्ड लोक कार्य का निर्वहन कर रहा था, इसलिए यह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य था। ठीक है। फिर अगला केस आया कि क्या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्राधिकारी भी अन्य प्राधिकारी में आते हैं। तो भारत सरकार के नियंत्रण में रहने वाले प्राधिकारी का अर्थ है भारत क्षेत्र से बाहर के वे सभी क्षेत्र जो भारत के नियंत्रण में हैं या भविष्य में आ सकते हैं। तो ऐसे ट्रस्ट वाले भू क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा भारत के नियंत्रण में वो लाया जा सकता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध भी मूल अधिकार उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र संविधान के भाग 3 के अधीन है और इन क्षेत्रों के निवासी भी मूल अधिकारों का दावा कर सकते हैं। बेसिकली ये सभी क्षेत्र आते हैं अन्य प्राधिकारी में, जहाँ के निवासी जो है जिनको मूल अधिकार दिया गया है वो सारे क्षेत्र के आ जाएंगे, आपके राज्य के क्षेत्र में आ जाएंगे। अब इसमें एक है पंजाब जल आपूर्ति और सीवेज वार्ड बनाम रजजोध सिंह के मामले में कहा गया कि निकाय को अपने द्वारा विहित नियम को लागू करना चाहिए। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत वो राज्य है और ऐसे निकाय के कर्मचारी की सेवाएं नियमों के अधीन ही की जानी चाहिए। राज्य के नियमों के विपरीत वो कोई आदेश नहीं दे सकता है और राज्य के विरुद्ध रिट फाइल कर सकते हैं। तो यानी कि क्या है, ये जल आपूर्ति बोर्ड जो है वो क्या आता है, अन्य प्राधिकारी में आता है। अगला पूछा गया वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद CSIR राज्य है। तो उच्चतम न्यायालय ने 7 से 5 के बहुमत से अपने 1975 में दिए गए निर्णय को उलट दिया और ये निर्धारित किया कि वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य और इसके कर्मचारी अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समता के मूल अधिकार को कराने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका दे सकते हैं। यानी इनके सदस्यों को क्या मिला हुआ, मूल अधिकार मिला हुआ है। तो जब इसके सदस्यों को मूल अधिकार मिला हुआ है तो ये संस्था क्या हुई, ये अन्य प्राधिकारी के तहत राज्य के तहत आएगी। बहुमत ने कहा कि CSIR यद्यपि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्था है, पर वह राज्य है क्योंकि सरकार का उस पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए CSIR क्या है, एक राज्य है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
क्या वो राज्य है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आर्टिकल 12 के अधीन केंद्रीय सरकार का एक अभिकरण है, क्योंकि केंद्रीय सरकार उसको वित्त देती है, वित्तीय सहायता देती है और सरकार के नियमों का ही वो पालन करता है। इसलिए क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आर्टिकल 12 के अंतर्गत एक राज्य है और उसके कर्मचारियों को, उसके सेवकों को भारत के संविधान भाग 3 का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें भी वो मौलिक अधिकार दिया गया है। फिर है, क्या निगम राज्य होते हैं? तो हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं उससे पता चलता है कि निगम जो होता है ना वो राज्य है, यदि इसका निर्माण जो है संसद या विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा हो तो निगम राज्य है। यदि इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है तो निगम राज्य है। यदि यह सरकार के किसी हिस्से के रूप में कार्य कर रहा है और सरकार इसमें अपना पैसा लगा रही है तो फिर क्या है, ये राज्य। ये 3 शर्त अगर निगम पूरा करता है तो निगम राज्य में आता है। फिर प्राइवेट व्यक्ति जो होते हैं, प्राइवेट व्यक्ति आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आएंगे। जब तक कि उन्हें किसी कानून द्वारा कुछ विधिक अधिकार ना दिया जाए तब तक प्राइवेट व्यक्ति जो है वो अन्य प्राधिकारी या राज्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कंपनियां। तो सरकारी कंपनियां अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अन्य प्राधिकारी होने के कारण राज्य की कैटेगरी में आएंगी, क्योंकि इसमें सरकार का पूंजी लगा रहता है, वो सरकार के लिए कार्य करती है और सरकार के अधीन कार्य करती है। इसमें MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 वाद में प्रश्न था कि क्या प्राइवेट कंपनी या निगम आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य हैं? तो उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, पर विचार किया कि प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट निगम के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जाना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आती है? तो अमेरिका में ये सिद्धांत स्थापित हो चुका है कि संविधान के 14वें संशोधन का संरक्षण न्यायपालिका के कार्यों के विरुद्ध भी प्राप्त है। यदि न्यायालय के किसी आदेश के बाद किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो यह आदेश अवैध घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया उसके बाद भी मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, इसका मतलब न्यायपालिका जो है उस श्रेणी में नहीं आती। यहाँ पे आपको एक केस लिखना होगा। AR अंतुले बनाम RS नायक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ ने एक निर्णय दिया कि न्यायालय के ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसका मतलब यह कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित किया जा सकता है, पर नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का निर्णय उलट नहीं था, जबकि स्थिति पहले जैसी ही थी। तो यहाँ पर क्या आपको AR अंतुले बनाम RS नायक केस के मामले में जो उच्चतम न्यायालय का डिसीजन है वो बताते हुए ये दिखाना है कि न्यायपालिका भी जो है वो राज्य की श्रेणी में आता है। अब आप इसका क्या करिए, एक चार्ट बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, अनुच्छेद 12 के इस आंसर का एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको मौलिक अधिकार का डेफिनेशन लिखना है। सेकंड लाइन में आपको अनुच्छेद 12 क्या है वो लिखना है। अनुच्छेद 12 में किस शब्द का यूज़ किया गया, राज्य का। राज्य किस किस चीज़ों से बनता है, उन चारों को लिखना है। और फिर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए भारत सरकार एवं संसद का डिफाइन करना है, फिर राज्य सरकार और विधानमंडल को, फिर स्थानीय प्राधिकारी को और फिर अन्य प्राधिकारी को। यहाँ पर अन्य प्राधिकारी वाले टॉपिक को आपको लंबा लिखना है, अन्य प्राधिकारी क्या होते हैं, और उसमें जो मैंने 4-5 केसेस बताए हैं उसको लिखना है। जैसे कि आपको मैंने क्या क्या बताया है, आप नोट डाउन करिए। एक तो CSIR का केस बताया कि क्या वो राज्य है। दूसरा आपको मैंने बताया भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड क्या राज्य की श्रेणी में आता है। तीसरा, प्राइवेट विश्वविद्यालय क्या राज्य की श्रेणी में आते हैं। चौथा, क्या न्यायपालिका राज्य शब्द के अंतर्गत आता है। और पांचवा, कि भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्राधिकारी क्या राज्य के नियंत्रण में आते हैं। इसमें आपको पांचों केस अच्छे से याद रखना है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जी टेलीफिल्म लिमिटेड बनाम भारत संघ केस। इसके बाद आपको नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, या फिर AR अंतुले बनाम RS नायक केस, जो कि न्यायपालिका राज्य के शब्द के अंतर्गत आता है कि नहीं, ये है। तीसरा केस आपको पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम रजजोत सिंह केस याद रखना है, जो भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्राधिकारी से रिलेटेड है। चौथा, आपको प्राइवेट विश्वविद्यालय से रिलेटेड लिखना है। और इसके बाद आपको विज्ञान एवं औद्योगिक CSIR राज्य का जो केस था वो लिखना है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन अपने सेल्फ थॉट से करना है कि आपके हिसाब से आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई वो कितनी उचित है, और क्या सिर्फ मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के आधार पर राज्य को परिभाषित किया जाना चाहिए। जो भी कंक्लूजन आपके मन में आ रहा हो ना वो आपको लिखना है। कभी भी पूरे क्वेश्चन जो आंसर आपने लिखा है ना उसका समराइज करके लास्ट में कंक्लूजन मत लिखिए। कंक्लूजन का मतलब, निष्कर्ष का मतलब हमेशा आपका सेल्फ थॉट होना चाहिए, न कि आंसर को संक्षिप्त करना। क्योंकि जो आप कंक्लूजन में लिखेंगे अगर संक्षिप्त करके लिखेंगे तो वो जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके आंसर में वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं।
निष्कर्ष में वो आपसे कुछ नया आपकी सोच जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी लैंग्वेज, ये केसेस तो आपने बुक की भाषा में लिखी ना। आपका सेल्फ थॉट क्या है इस टॉपिक पे, उस पर लास्ट में आप ज़रूर